हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों 69 बीपीएससी मेंस के लिए जो हम लोग डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स की ये सीरीज चला रहे हैं, तो आज उसके अंतर्गत हम लोग जो है एक आर्टिकल को देखने वाले हैं और उस आर्टिकल में जो है वो बात किया गया आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में। तो किस तरीके से हम जो है आर्टिकल से अपने मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो इसमें एक काफ़ी अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा। दूसरा कि आप कोई भी अगर लाइन लिख रहे हो मेंस आंसर राइटिंग में, तो उस लाइन को जो है आप किस तरीके से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी लाइन को किस तरीके से जो है वो और भी मतलब स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, ताकि जो आपका मेंस आंसर राइटिंग है वो आपका इम्प्रूव हो जाए और उसमें जो है आप ज़्यादा नंबर गेन कर सको। तो ये चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में जो है सीखने को मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन आपको जो है उसी एडिटोरियल के ऊपर बेस है, तो आप चाहें तो इस प्रश्न को जो है आप अभ्यास प्रश्न के रूप में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। और दूसरा कि आप जो है टेलीग्राम पे स्टडी सेंटर सर्च करके भी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने आंसर को जो है वो भेज सकते हैं। आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा आपके मेंस आंसर राइटिंग पे, तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है वो इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न के ऊपर कि प्रश्न आखिर है क्या। तो प्रश्न आपको ये पूछा जा रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें और बताएं कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ देश की प्रगति को कैसे प्रभावित करेगा। देखो कोई भी प्रश्न हो, आप जो है कम से कम उसे 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। आप जैसे ही उसे पढ़िएगा वो आपका जो है वहाँ से आपका आंसर जो है आपका फॉर्मेट तैयार होता जाएगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। पहला पार्ट तो ये है कि पूछा जा रहा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें, तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। उस इंट्रोडक्शन के बाद जो है आपको इसका जो मुख्य बिंदु है वो लिखना होगा। दूसरा उसके बाद यहाँ पे है कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण में जो है को कैसे प्रभावित करेगा, तो दूसरा पॉइंट जो है आपका इससे रिलेटेड होगा। उसके बाद है कि देश की प्रगति को यह कैसे प्रभावित करेगा, तो इस अधिनियम को महिला सशक्तिकरण से जोड़ते हुए देश की प्रगति को आपको दिखाना है कि उसमें जो है ये किस प्रकार प्रभावी होगा। तो इन 3 सेक्शन के अंतर्गत जो है आप इस क्वेश्चन को का फॉर्मेट तैयार कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो मुख्य बिंदु है अधिनियम से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ मुख्य बिंदु है उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद इस आर्टिकल में जो भी पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, उसे हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम की, तो इसके बारे में बताया गया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 या फिर इसका जो नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये पास किसके द्वारा किया गया, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के द्वारा जो है इसी मंजूरी प्रदान हुई है या फिर ये पारित किया गया है संसद में। फिर बोला जा रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में पेश यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटों के लिए आरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। मतलब इसका टारगेट क्या है कि ये 1/3 सीट जो है वो महिलाओं को आरक्षित रखने की बात करता है। ठीक है, 1/3 मतलब हो गया आपका 33% सीट जो है आपका संसद में लोकसभा में और राज्य जो विधानसभा है वहाँ पे आरक्षित करने की बात इसमें की गई है। साथ ही ये बोला जा रहा है कि यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी ये लागू होगा। तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा और राज्य जो विधानसभाएं हैं वहाँ पे एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है सीट आरक्षित होती है, तो वहाँ पे भी जो है ये आपका जो नियम है आरक्षण है महिलाओं का वो लागू होगा। ये 2 मुख्य बातें यहाँ पे निकल के सामने आती है। उसके बाद फिर कुछ और बातें, जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है कि विधेयक की मुख्य बात में कि महिलाओं के लिए आरक्षण, तो वो हम लोगों ने देख लिया कि लोकसभा, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मतलब जहां भी आपका विधानसभा है उन सभी में 1/3 सीटें जो है वो आरक्षित होगा और साथ ही एससी एसटी जो सीट है वहाँ पे भी ये प्रावधान लागू होगा। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि आरक्षण का ये प्रभावी कब से होगा, तो ये प्रभावी होगा जो अगली जनगणना होगी, तो जनगणना के प्रकाशन के बाद जो नया आपका जो है परिसीमन किया जाएगा उसके बाद ही आपका जो है
लागू होगा। ठीक है, नवीन जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी परिसीमन के बाद। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो है लागू होने का कब से आपका लागू हो रहा है। फिर इसमें एक क्लॉज रखा गया है, उसे बोला जा रहा है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब ये है कि यह आरक्षण जो है पहले 15 वर्ष की अवधि के लिए ही आपका मान्य होगा। ठीक है, 15 वर्ष की अवधि के लिए ही ये प्रदान किया जा रहा है। हालांकि उसके बाद भी अगर ज़रूरत महसूस होगा तो ये आपका जो है आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि जो आपका SC ST के लिए आरक्षण है, ठीक है, तो वो आपका बोला गया था कि 10 वर्षों के लिए होगा, लेकिन समय समय पे उससे जो है बढ़ाता गया है। उसी तरीके से जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए 15 वर्ष के लिए अवधि के लिए ये आरक्षण की बात की गई है। फिर है कि सीटों का इसमें रोटेशन होगा, अर्थात संसद द्वारा जो ये कानून बनाया गया है इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसका हर एक परिसीमन के बाद जो है उसका रोटेशन होगा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो है 10 आपका लोकसभा सीट है, उस 10 लोकसभा सीट में मान लीजिए जिस 4 सीट पे पहले से आरक्षण मौजूद है, तो अगला परिसीमन के बाद जो है वो 4 सीट यहाँ पे 33% चूँकि आरक्षण है तो मान के चलिए, ठीक है, 4 सीट हम लोग मान लेते हैं, 4 सीट था, तो अगला जो परिसीमन होगा तो वो बाकी के जो 4 सीट है वहाँ पे आरक्षण होगा। तो ये रोटेशन प्रोसेस यहाँ पे लागू होगा, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये तो आपका मुख्य बिंदु यहाँ पे हो गया, आपका एक पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं इस आर्टिकल में आपका क्या बोला गया है। इस आर्टिकल में मेनली बताया ये गया है, पहले तो एक इंट्रोडक्शन है, हालांकि ये आपके काम का ज़्यादा नहीं है। इस तरीके से आपको मतलब बायस हो कि किसी एक पार्टी के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इंट्रो में नहीं चलेगा। बोला ये जा रहा है कि ये आपका आखिर लाया क्यों गया। पहले तो बता दिया गया कि हाँ 33% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उसके बाद फिर इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि आखिर ये महिला आरक्षण लाया क्यों गया। तो बोला जा रहा है कि मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए जो है ये लाया गया, और उसका एक डेटा आपको दिया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है और उसके बाद के ऐसा जो भी चुनाव हुए उसमें ऐसा देखा गया कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार 60% से अधिक वोट जो है महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक फैक्ट है जो कि आप यूज कर सकते हैं। देखो, पहला तो ये एक लाइन लिख दिया कि हाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका ने जो है इस अधिनियम को लाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उस चीज़ को जो है इसने क्या है कि उसका प्रूफ भी दिया है कि हाँ जो बोल रहे हैं उस स्टेटमेंट का प्रूफ क्या है। तो ये चीज़ आपको सीखना होगा। अगर आप कोई भी फैक्ट दे रहे हैं तो फैक्ट के साथ अगर उसका एक प्रूफ भी आप देते हो तब जाके आपका जो आंसर है वो वाकई में बाकी कैंडिडेट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा होगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका है, तो किस तरीके से भूमिका बढ़ी है। तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहाँ पे भी वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का अधिक देखा गया, और जो विधानसभा का चुनाव था वहाँ भी अधिक देखा गया, और एक रिपोर्ट के अनुसार जो है 60% से अधिक वोट महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये एक फैक्ट हो गया जिसके आधार पे ये जो लाइन ऊपर का लिखा हुआ है वो प्रूफ होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको यहाँ से मिल जा रहा है। फिर आगे बताया गया है कि देखो बाकी के जो भी एस्पेक्ट होंगे कि हाँ महिला आरक्षण से राजनीतिक में ये लाभ होगा, उसके ऊपर बात नहीं कर रही। इस आर्टिकल में जो मेनली बात किया गया है वो आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड, कि महिला को अगर आरक्षण देंगे उसका सशक्तिकरण होता है तो उसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि होगी। फिर इस चीज़ के बारे में एक ये डेटा दिया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के कुल श्रम बल में 25% जो है महिलाएं थी। मतलब जितना भी टोटल श्रम बल है उसमें महिलाओं का परसेंटेज कितना है, तो 25% है। जबकि बोला जाता है कि इनकी जो संख्या है वो क्या कि मतलब आधी आबादी इन्हें बोला जाता है, 50% बोला जाता है लगभग कि इनकी आबादी है। तो और उसमें श्रम बल में मात्र 25% इनकी भागीदारी है। फिर आगे बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में 27% पुरुषों की तुलना में औसत 90% से अधिक महिलाएं घरेलू कामों में संलग्न है। उसके बाद बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, अर्थात आपका जो है NFHS के अनुसार
NFHS के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो है 15 से 49 वर्ष की केवल 32% में विवाहित महिलाएं ही जो है वो आपका रोजगार में है। मतलब कितना कम परसेंटेज जो है वो विवाहित महिलाओं का है जो कि रोजगार में है। ठीक है, फिर वही बोल रहा है कि इसी आयु की वर्ग की अगर बात करें 15 से 49 वर्ष के आयु के ही बात करें तो इसमें पुरुषों का जो परसेंटेज है वो आपका 98% पुरुष जो है वो आपका रोजगार में है। फिर आगे बोला जा रहा है कि भारत में महिला श्रम बल जो है वो आधा से आधा ही है। ठीक है, वैश्विक अनुपात से फिर यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि वैश्विक अनुपात की तुलना में जो है भारत में महिला श्रम बल है वो आपका आधा ही है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीकी आदि क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान और भी कम है। फिर अगर उसमें भी हम लोग सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, फिर साइंस एंड टेक, ये सारा जो सेक्टर है उसमें महिलाओं का योगदान और भी ज़्यादा कम हो जा रहा है। तो ये सारा फैक्ट जो यहाँ पे बताया गया, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले तो आपको बताया गया कि महिला श्रम बल जो है यहाँ पे काफ़ी कम है, उसके कारण जो है बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कितना क्षति होता है। ठीक है, उसी के चीज़ों को आगे बताया गया है। बोला जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश की 50% आबादी गैर उत्पादक कार्यों में संलग्न हो तो वह कभी भी अपनी संभावनाओं को अनुकूलतम उपयोग नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारे कारण है कि महिला श्रम बल जो है वो जितना उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पा रही है। और ऐसे में वो जब आपका गैर उत्पादक कार्य में संलग्न होगी तो हमारी जो संभावनाएं, हमारा जो अनुकूलतम उपयोग है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी मालूम होगा कि अभी भारत की जो आबादी है वो युवा आबादी बोला जाता है, और ऐसे में युवा आबादी का जो आधा आपका हिस्सा है जो महिला युवा हैं, तो उनका जो श्रम बल का उपयोग है वो उनका जो स्किल है उसका यूज नहीं हो पाने के कारण हम लोग जो है वो चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिसकी हमें जो है वो उम्मीद है। ठीक है, फिर आगे बोला जब उस देश की महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करता है, देश का विकास, वही बोल रहा है कि जब देश का विकसित तभी बनता है जब उस देश की महिलाएं उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है। तो देखो देश की को विकसित बनाने में महिलाओं का योगदान जो है यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। फिर आगे यहाँ पे बताया गया है कि देश में श्रम बल की स्थिति पर इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो मतलब आपका ये बिल लाया गया है इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थात एशियाई विकास बैंक के अकॉर्डिंग जो है बोला जा रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो जीडीपी में जो है जो भागीदारी है सालाना 4.2% तक की वृद्धि हो सकती है। आप समझ सकते हैं कितना अधिक वृद्धि यहाँ पे बताया जा रहा है। एडीबी बोल रहा है कि अगर उत्पादन प्रक्रिया में फीमेल आती हैं तो हमारा जो जीडीपी है वो प्रत्येक साल जो है प्रति ईयर आपका 4.2% की जीडीपी से जो है वो ग्रोथ करेगा। जीडीपी में जो बढ़ोतरी है वो 4.2% से वृद्धि हो जाएगी। वहीं एक और रिपोर्ट आपका मैकेंजी ग्लोबल का है, उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि एक आंकड़े के अनुसार अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की बराबर हो जाती है तो भारत का जीडीपी में जो है 60% से अधिक की वृद्धि होगी। आप समझ सकते हैं 60% की वृद्धि बोला जा रहा है। ठीक है, 60% का वृद्धि, यहाँ पे 2% 4% का वृद्धि जो काफ़ी हो जाता है, और 60% की वृद्धि के बारे में बोल रहे हैं कि जीडीपी में 60% की वृद्धि हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, कोई भी आप यहाँ पे लाइन देखो, जो भी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हर एक के आगे जो है एक बताया जा रहा है कि बुक आखिर किसके अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ पे एशियाई विकास बैंक के अकॉर्डिंग है बोला गया, फिर मैकेंजी ग्लोबल के अकॉर्डिंग बोला गया। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग डेटा दिया गया। तो जो भी लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है उन सभी के पीछे जो है एक प्रूफ भी दिया जा रहा है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि फैक्ट के साथ साथ अगर आप प्रूफ दे रहे हो तब वो चीज़ें जो है वो लगता है कि हाँ ये फैक्ट जो है वो सही है, वो चीज़ों को समझ भी रहा है और उससे रिलेट भी कर रहा है। तो फैक्ट के साथ प्रूफ देने का प्रयास करें। फिर आगे इसमें बताया गया है कि महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ती है तो क्या होगा। तो महिलाओं की अगर श्रम में भागीदारी बढ़ेगी तो उससे क्या है कि उत्पादकता में भी वृद्धि होगा, आय असमानता में कमी आएगा,
जो सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी जो मतलब गुणवत्तापूर्ण चीज़ें हैं उसमें निवेश भी आपका बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे बोला गया। फिर बोला जा रहा है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ने से आने वाले समय में जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देगा, जैसे कि आपका सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी जो है पुरुष और महिलाओं के बीच जेंडर गैप भी घटेगा। और फिर उसका यहाँ पे एक डेटा दिया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग जो जारी करता है जेंडर गैप रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2022 में भारत 146 देशों में जो है भारत का स्थान जो है वो आपका 135 में है। 135वें स्थान पे भारत जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग है। हालांकि आपका 2023 का भी जो है वो रिपोर्ट जारी कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग भारत का जो स्थान है वो आपका जो है 127 हो गया। कितने देशों में? तो 146 देशों में 127वां स्थान है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके से हम महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी देते हैं तो उनका भी जो है वो सशक्तिकरण होगा। और जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें भारत का जो गैप मतलब ये जो जेंडर गैप है उसमें भारत का जो रैंक है वो और इम्प्रूव होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। फिर आगे बोला गया कि सामाजिक बंधनों की पकड़ भी जो है इससे क्या होगा, कमज़ोर होगा। जो आपका सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो महिलाओं के ऊपर जो है सामाजिक अत्याचार होते हैं, तो वो सारी चीज़ें में जो है वो कमी देखने को मिलेगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि समाज के ऊपर जो पुरुष सत्तात्मक विचारधारा है उसमें भी जो है बदलने के लिए जो ये मजबूर करेगा। फिर यौन उत्पीड़न, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा जैसी जो सामाजिक समस्याएं हैं उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको वापस से वो फैक्ट बोला गया कि लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का लाभ जो है राजनीति से अलग जो है बाकी क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक और डेटा दिया गया कि पंचायत और स्थानीय सरकारों में जो आपको मालूम होगा कि महिलाओं की जो आरक्षण है वो आपका पहले से ही 33% किया गया और बिहार में तो ये आपका 50% है। तो वही बोला जा रहा है कि पंचायत और स्थानीय सरकार में महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़ने से क्या हुआ है कि बुनियादी जो ढांचा है वो समस्याओं की जो मुक्ति है, मतलब वो समस्याओं का जो एक तरीके से आप बोल समाधान है उसमें जो है वो तेज़ी देखने को मिला है। पेयजल की उपलब्धता हो या स्वच्छता हो, शौचालय हो, इन सब का निर्माण में जो है वो आपको तेज़ी देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे उस चीज़ को प्रूफ किया गया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जिन क्षेत्रों में महिला विधायक है उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास पुरुष विधायकों के क्षेत्रों की तुलना में 1.8% अधिक देखा गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट को आप यूज कर सकते हैं हर जगह, मतलब जहाँ भी आरक्षण महिला आरक्षण की बात होगी वहाँ पे आप इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। फिर उसी में आपको बताया गया कि अधिक राय और सामाजिक न्याय पर भी अधिक फोकस दिया गया जहाँ पे महिला कार्य करता है, महिला विधायक है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि देखो आपको पहले ही लाइन में बताए थे कि ये अभी जो है जब परिसीमन आपका जनगणना हो जाएगा, परिसीमन हो जाएगा उसके बाद आपका ये महिला आरक्षण अधिनियम जो है वो लागू होगा। लेकिन तब तक बोला जा रहा है कि महिलाओं को मानसिक रूप से जो है तैयार करने के लिए सरकार को क्या करने चाहिए, तो सरकार को जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, कौशल को बढ़ावा देना चाहिए और जो महिलाओं का सर्वांगीण विकास है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में लड़कियों को नवीन तकनीक, प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय, ये सारा चीज़ सिखाने के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। साथ ही महिलाओं को स्टार्टअप की तरफ भी जो है वो अधिक जो है प्रेरित करना चाहिए, जिससे अधिक महिलाओं को श्रम बल का हिस्सा बनाया जाएगा और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को सही मायने में स्थापित किया जाएगा। तो ये सारा फैक्ट यहाँ पे बताया गया है। फिर बोला जा रहा है महिलाओं को समानता के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। देखो संविधान में तो बोला गया ना कि जेंडर के आधार पे जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो समानता का अधिकार जो है वो महिलाओं को प्रदान किया जा चुका है संविधान में। लेकिन महिला आरक्षण अधिनियम जो है उन्हें व्यवहारिक अर्थों में पुरुषों के बराबर खड़ा करने का काम करेगा। तो ये आपका कंक्लूजन में के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जब आप निष्कर्ष लिख रहे होंगे तो निष्कर्ष में आप इस पॉइंट को जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी इस क्वेश्चन में जो है हम लोग एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें इस आर्टिकल से यहाँ पे निकल के आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
देखो, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि नारी शक्ति अधिनियम में कौन कौन सी बातें की गई थी कि 33% जो है आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा में और विधानसभाओं में। ठीक है, फिर बोला गया कि ये आरक्षण जो है वो अब उनका जनगणना और परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद लागू होगा और ये 15 वर्षों तक जो है ये लागू रहेगा। उसके बाद फिर नया कानून लाके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपका मुख्य बिंदु के रूप में हो गया। फिर है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे प्रभावित करेगा। तो इस आर्टिकल में, ये जो आपको आर्टिकल था यहाँ पे पहले तो ये बताया गया कि महिला का सशक्तिकरण का प्रभाव क्या होगा, मतलब इसका प्रभाव क्या होगा। और उसके पहले एक चीज़ ये भी बताया गया था कि आखिर ये अधिनियम लाया क्यों गया। तो आपको वहाँ पे बात किया गया था कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपका बढ़ा है, लगभग 60% महिलाएं जो है वो वोटिंग दे रही है। जो आपका इलेक्शन होता है उसमें वोट जो है महिलाओं का ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, इसलिए जो है ये आपका अधिनियम को लाने के लिए प्रेरित करता है। फिर यहाँ पे बताया गया महिलाओं के सशक्तिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। 2-3 यहाँ पे आपको डेटा दिए गए थे, देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है कि महिलाओं का परसेंटेज अगर कम होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और महिलाओं का जो परसेंटेज अगर श्रम बल में अधिक होगा अर्थात महिला सशक्तिकरण अगर होगा तो उनका जो है जीडीपी में क्या योगदान होगा, वो चीज़ें यहाँ पे आपको दिया हुआ है। 2-3 फैक्ट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो वो आपको यूज हो जाएगा। फिर बताया हुआ है कि महिला सशक्तिकरण अगर होता है तो उसके बाद जो है वो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक प्रभाव के रूप में आप देख सकते हो कि जेंडर गैप में जो आपका जो रिपोर्ट है उसमें आपका भारत का रैंक में सुधार होगा। सामाजिक स्तर पे ये जो है सामाजिक बंधन कमजोर होगा। उसके बाद ये जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं उसमें आपका कमी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया गया था कि अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो महिलाओं को जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। तो ये सारे फैक्ट से आपको 2-3 चीज़ें मिल जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्यों करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर सशक्तिकरण होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या प्रभाव में आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, आर्थिक प्रभाव में भी अगर देखो तो ये एक आपका जीडीपी का बात किया गया है और दूसरा बात किया गया विकसित होने का कि विकास में कैसे भूमिका निभाएगा। फिर यहाँ पे प्रभाव में आप देखोगे तो आर्थिक के साथ साथ जो है सामाजिक प्रभाव की भी बात की गई है, सामाजिक प्रभाव का भी बात किया गया। इसके अलावा यहाँ पे राजनीतिक प्रभाव का भी बात किया गया कि राजनीतिक में जहाँ पे मतलब महिला विधायक है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो काम हुआ है वो 1.8% जो है वो अधिक काम हुआ है पुरुष विधायक की तुलना में। तो ये फैक्ट भी आप जो है यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि आगे हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, मतलब आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे कौन से ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए ताकि महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया जाए। तो पहले तो बोल रहे हैं कि जब तक कि आपका लागू होता है तब तक आप महिलाओं को और भी जो है वो इसके लायक बना सके ताकि वो आरक्षण का लाभ ले। जैसे उन्हें शिक्षित बनाइए, उन्हें जो है सर्वांगीण विकास का मौका दीजिए, उन्हें टेक्नोलॉजी से जो है रू करवाइए, सीखने पे उन्हें बल दीजिए, साथ ही स्टार्टअप में जो है उनकी भागीदारी को बढ़ाइए। ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कार्य किया जा सकता है। फिर अंत में आपको कंक्लूजन दिया हुआ है कि महिला आरक्षण अधिनियम जो है व्यवहारिक अर्थ में पुरुषों के बराबर खड़ा करने का काम करेगा, और ये चीज़ें चूँकि आपका मौलिक अधिकार में दिया हुआ है लेकिन उसे और भी ये तार्किक बनाने का प्रयास करेगा। तो एक तरीके से निष्कर्ष में जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं चीज़ों को। तो आप एक बार प्रयास कीजिएगा, कुछ और भी अपना इनपुट यहाँ पे डालने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका जो ये आंसर और भी अच्छे से हो, और प्रयास कीजिएगा कि आप जो है इसका आंसर लिख के जो है सेंड करें, और उसके ऊपर जो है हम लोग प्रॉपर आपको फीडबैक देंगे। फिर इसमें अगर आपको जो है बिहार की बात की जाए कि बिहार में जो है महिलाओं के आरक्षण का क्या है, अगर उसे ऐड किया जाए तो ये फैक्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं कि वर्ष 2006 में जो है पंचायती राज संस्थाओं में एवं 2007 से नगर निकायों में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, और ऐसा करने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य है। फिर आगे बोला जा रहा है कि वर्ष 2016 से बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में
50% पद पे महिलाओं को आरक्षित दिया गया। कब से? 2006 से जो है प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। फिर है कि 2006 में जीविका की शुरुआत की गई थी और अब तक महिलाओं के 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया और जिनके द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि आपका एक रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। फिर 2013 में जो है बिहार पुलिस में महिलाओं का आरक्षण को 35% कर दिया गया है और फिर 2016 में जो है राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में जो है 35% आरक्षण कर दिया गया। फिर राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन में 33% जो है छात्राओं के लिए सीटों को आरक्षित कर दिया गया और ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य बना है। अर्थात एक तरीके से इसमें आपको बताया हुआ है कि बिहार में जो है महिला आरक्षण का क्या आपका जो है वो स्थिति है, वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आप इस चीज़ को जो है नोट डाउन कर सकते हैं और इस चीज़ का आप यूज जो है हर जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आप अपना फीडबैक दीजिएगा और साथ ही इस चैनल से जुड़े हुए रहे। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ जो है आपको आगे आने वाले टाइम में करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे करवाया जाएगा और आप जो है अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही जो है आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और अपना जो है एफर्ट बनाए रखें। थैंक यू।